किया था टॉपिक रिवर्स ऑस्मोसिस, लास्ट टॉपिक किया था, याद है सबको? राघवी, नंदिनी नहीं आई अभी तक? नंदिनी प्रेजेंट है ना? नंदिनी नहीं आई? क्यों, क्या हो गया? वो तो बोल रही थी ज्वाइन करूंगी, ऐसा वैसा, अभी तक आई नहीं। चलो, हमने देखो भाई, हमने किया था रिवर्स ऑस्मोसिस तक कंप्लीट कर लिया था हमने, याद है सबको? ठीक है, एक टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास, इस पे थे हम इन अ सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल मोलर मास? एबनॉर्मल मोलर मास क्यों आता है? तो भैया देखो, हमने क्या किया, हमने दो सॉल्यूशन देखे। एक तो देखा एसिटिक एसिड डालकर, एक तो देखा एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन, ठीक है। और एक सॉल्यूशन हमने देखा KCl, पोटेशियम क्लोराइड, जानते हो ना? पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। दोनों सॉल्यूशन के अंदर जो मास आया वो बड़ा अचंभे वाला आया। जब हमने एसिटिक एसिड का, मतलब CH3COOH, ये इसका फॉर्मूला होता है, और पोटेशियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला होता है। तो जब हमने इनका मास देखा, हमने कैलकुलेट किया इनका मास, तो एक गजब की बात देखने को मिली कि जब हमने एसिटिक एसिड को इस सॉल्यूशन में चेक किया और पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन चेक किया, तो यहाँ पर जो मास था हमें वो मास मिला 120। कितना मिला? एसिटिक एसिड का मास कितना आया? 120 आया। ओके, कौन आया है ये? नंदिनी प्रेजेंट? अंजलि, श्रीदेव इसका। ओके श्रीदेव, हाँ मैं यही सोचूं शादमान आ गया, श्रीदेव क्यों नहीं आया? शादमान आ गया, श्रीदेव लेट कैसे हो गया भाई? अरे एक दूसरे को नहीं, हाँ तो मुझसे बोलो। हाँ, शादमान ने बुलाया नहीं, लेट हो गया। चलो, दिन में भी लेट हो रहे हो, रात में लेट मत होना। देखो 37.25 ग्राम एंड 120 ग्राम। अब देखो यहां पर क्या हुआ, एसिटिक एसिड का मास जो इस सॉल्यूशन में, एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में हमें मिला वो था 120 ग्राम, और KCl के अंदर जब मास निकाला तो वो था 37.25 ग्राम। अच्छा, क्या हुआ? एक गजब का ऑब्जर्वेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। एसिटिक एसिड का एक्चुअली में 120 ग्राम मास नहीं होता। एसिटिक एसिड का एक्चुअल मास क्या होता है? एक्चुअल मास विल बी 60 ग्राम। कितना मास होता है इसका? 60 ग्राम। और KCl का 37.25 ग्राम नहीं होता, इसका एक्चुअल मास होता है कितना? 74.4 ग्राम। अच्छा, ये एक गजब की चीज देखने को मिली कि जब एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में हमने देखा तो उसका मास आया 120 ग्राम, और KCl के सॉल्यूशन का मास आया, KCl का मास आया उसमें 37.25 ग्राम। तो यहां तो जो मास था उसका आधा मास, एक्चुअली में जो मास है उसका डबल मिल रहा है। 60 का डबल होता है 120, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है डबल, जबकि KCl जो है उसका मास आ रहा है जो एक्चुअल है उससे आधा। Isn't it? तो अब यहां पर क्या देखने को मिला
व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज कि ये जो मास है एबनॉर्मल मोलर मास ऑब्टेन्ड हुआ, यहां भी एबनॉर्मल मास देखने को मिला और यहां भी एबनॉर्मल मास देखने को मिला। इसका एक्चुअल मास 60 होता है, मिला हमें 120। इसका एक्चुअल मास 74.4 होता है, मिला हमें 37.25। ये दोनों जो केमिकल्स हैं एसिटिक एसिड और KCl, इन्होंने एक प्रॉपर्टी शो कर दी है और वो प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। इस सॉल्यूशन के अंदर दो दो एसिटिक एसिड अपने आप एक दूसरे से जुड़ गए हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है एसोसिएशन प्रोसेस। और यहां पर इस प्रोसेस में क्या हो गया है? डिसोसिएशन प्रोसेस देखने को मिल रही है। मतलब मॉलिक्यूल K और Cl जो है वो डिसोसिएट हो गया है, K प्लस एंड Cl माइनस के अंदर डिसोसिएट हो गया है। और इस डिसोसिएट होने की वजह से जो मास आ रहा है वो 37.25 आ रहा है, कम आ रहा है। तो डिसोसिएशन में मास कम आता है, एक्चुअली ऑब्जर्व मास कम आता है, एसोसिएशन में मास ऑब्जर्व्ड ज्यादा आता है, जबकि एक्चुअली में वो कम होता है। और ये क्यों होता है? एसोसिएशन की वजह से। एसोसिएट कैसे होता है? KCl तो डिसोसिएट होता है इसलिए उसका कम आया क्योंकि ये टूट गया। मगर एसोसिएट कैसे होता है? अब वो एसोसिएशन देखो। एसिटिक एसिड एसोसिएट होता है इस तरीके से, देखो भाई, ये एसिटिक एसिड है और ये एसिटिक एसिड जो है वो दूसरे एसिटिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेता है। दूसरे एसिटिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेता है ये। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो दूसरे, ये इस तरीके से टू मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए मास कितना हो जाता है? 120। एक का तो 60 होता है। एक्चुअली में एसिटिक एसिड का मास अगर कैलकुलेट करोगे आप कार्बन हाइड्रोजन से तो वो 60 है, मगर जब हम उसका टोटल लगाएंगे तो वो टोटल कितना आएगा? टोटल आएगा 120। तो ये वाली बात समझ में आ गई सबको? एवरीवन, दिस इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल मोलर मास। अब इसमें कुछ पूछना हो तो बोलो। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? श्रीदेव, शादमान, प्रणय, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? आशीष, अंजलि, यादव साहब, कोई क्वेश्चन? एनीथिंग वांट टू आस्क? चलो, अभी ये दोबारा वैसे ये दोबारा अभी फिर आएगा। उसकी वजह ये है कि अभी हम इसका एक टॉपिक कर रहे हैं और वो है वेंट ऑफ फैक्टर। तो वो वेंट ऑफ फैक्टर में मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, मगर मैं फिर भी कर देता हूं। दो टाइप के मोलर मासेस देखे जाते हैं जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। मतलब ये केमिकल नेचर होता है केमिकल्स का, जैसे एसिटिक एसिड का, कि आप कभी भी एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करोगे तो उसके अंदर एसिटिक एसिड का मास हमेशा 120 आएगा, जबकि एक्चुअली में एक एसिटिक एसिड का 60 ग्राम होता है। और ये 120 क्यों आया? क्योंकि एसिटिक एसिड ने सॉल्यूशन के अंदर आपस में एसोसिएशन शो कर दी, आपस में वो जुड़ गए। और किस चीज से जुड़े? ये कौन सी बॉन्डिंग है? H बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए ये एक दूसरे से जुड़ गए हैं, तो ये कहलाती है एसोसिएशन। और एक दिखाता है, कुछ केमिकल्स दिखाते हैं डिसोसिएशन। और वो डिसोसिएशन क्या होता है कि केमिकल जो है वो डिकम्पोज हो जाता है या टूट जाता है इनटू टू पार्ट्स, K+ एंड Cl-। और वो पोटेशियम और क्लोराइड सॉल्ट के जो ब्रेकडाउन होता है, उस ब्रेकडाउन की वजह से उसका मास कम हो जाता है, आधा रह जाता है। जबकि उन दोनों को मिलाकर अगर मास निकाले तो एक्चुअली में वो मास 74.4 ग्राम है। और ये कम क्यों आया इस सॉल्यूशन के अंदर? क्योंकि इसमें डिसोसिएशन देखने को मिला है उस केमिकल का, कि वो केमिकल ब्रेकडाउन हो गया है। बात समझ में आ गई? एवरीवन, एसोसिएशन डिसोसिएशन समझ में आ गया? चलो, अब आते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट बात पर। सर, इस एसोसिएशन और डिसोसिएशन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ेगा? अब मैं आपसे सबसे पूछता हूं,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, इसको रब कर रहा हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा मैं, अगर कुछ लिखना होगा तो उसमें से लिख लेना, मैं स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर दूंगा और उसमें से लिख लेना, ठीक है। अब सुनो, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, याद है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डायरेक्ट रिलेशन था किससे, रिमेंबर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रिमेंबर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, याद है, रिमेंबर ना। हाँ, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो उस पर डिपेंड करता है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नंबर से इफेक्ट होता है। तो आप मुझे बताओ कि एसोसिएशन जब होगा तो एसोसिएशन में तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, दो पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएशन की वजह से क्या हो जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं, इजंट इट। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, भैया एसोसिएशन में क्या हो रहा है, दो पार्टिकल एक साथ जुड़ रहे हैं तो पार्टिकल्स का नंबर कम हो रहा है ना सॉल्यूशन में, फ्री पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल जो फ्री हैं वो तो कम हो रहे हैं ना। जैसे मान लो 40 आपने एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में है तो वो 40 जो हैं वो 20-20 एक दूसरे के साथ जुड़ गए, तो वो 20-20 एक दूसरे के साथ जुड़ गए ना, तो वो पूरे दो एक साथ काउंट होंगे तो 20 ही तो काउंट होंगे। अब वो एसोसिएशन की वजह से वो कितने काउंट होंगे, 20। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया एसोसिएशन में, डिक्रीज। और डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता है, डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, इंक्रीज, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं जैसे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इंक्रीज। अब ये वाली बात अगर किसी को समझ में नहीं आई हो तो बोलो, यहीं पे रुक जाऊं, इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज। देखो मेरी बात सुनो, मान लो केसीएल है, केसीएल कितने मॉलिक्यूल है, 1, केसीएल कितना मॉलिक्यूल है, 1, इजंट इट। अब केसीएल 1 मॉलिक्यूल है तो मुझे एक बात बताओ कि केसीएल 1 मॉलिक्यूल है तो ये 1 मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर, 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर, इजंट इट, 2 मॉलिक्यूल के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब ये जब 2 मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे घटेंगे, बताओ सॉल्यूशन के अंदर, आप बताओ कि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे घटेंगे, बिल्कुल। देखो ना ये एक मॉलिक्यूल, हाँ ये एक मॉलिक्यूल है, डिसोसिएट हुआ केसीएल और ये के प्लस और सीएल माइनस में डिवाइड हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो इंक्रीज हो गए ना बेटा। कितने हो गए पार्टिकल्स, अब 2, यहां पर 2 पार्टिकल्स हैं और यहां पर 1 पार्टिकल था तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो इंक्रीज हो गए ना। तो वो इंक्रीज हुए पार्टिकल, तो हमारा तो काम, ये जो पार्टिकल्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, इजंट इट। बात समझ में आ गई, गॉट इट, चलो अब देखो ये एसोसिएशन और ये डिसोसिएशन, एक्चुअली में इनका असर पड़ा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर घट रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो रही है, और डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है। अब एक बात बताओ, हमने तो पूरा गड़बड़ कर दिया, क्यों प्रणय, हमने गड़बड़ नहीं किया, हमने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, हमने बहुत बड़ा, हाँ 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 हाँ, रुको 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 रुको, वो कॉल आ गया बेटा, कॉल आ गया, एक सेकेंड बस, हाँ अब आ गया, कॉल आ गया था बेटा। हाँ देखो, आप ये देखो कि यहां पर सारा घोटाला नहीं हुआ, घोटाला कैसे हुआ, देखो आप ऑब्जर्व करो इस बात को कि आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया बाय एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, इजंट इट।
एसोसिएशन और डिसोसिएशन के द्वारा आपने प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया है। अब प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया है आपने, तो आप मुझे एक बात बताओ कि जो फॉर्मूले आप यूज कर रहे थे अब तक, वो फॉर्मूले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थे, वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बेसिस पे तो हम यूज कर नहीं रहे थे, इजंट इट? हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बेसिस पे यूज नहीं कर रहे थे वो फॉर्मूले, इजंट इट? हम कैसे यूज कर रहे थे? हम यूज कर रहे थे सिंपल मानकर के सिंपल केमिकल्स हैं और वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हैं और वो कंबाइन नहीं हो रहे हैं, ये मानकर कर रहे थे हम तो। अब यहां पर तो क्या हो गया, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो अब देखो यहां पर एक एब्नॉर्मल एक फैक्टर सामने आ गया, और वो फैक्टर क्या कहता है, और वो है वेंट ऑफ फैक्टर। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है वेंट ऑफ, और उसने दिया वेंट ऑफ फैक्टर। कौन सा फैक्टर? वेंट ऑफ फैक्टर, विच इज डिनोटेड बाय आई। अब ये क्या कहता है, पहले इसका बेसिक सुनो। ये कहता है कि भैया वेंट ऑफ फैक्टर जो कैलकुलेट होगा वो नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास से कैलकुलेट होगा। मतलब आई जो कैलकुलेट होगा वो नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास से कैलकुलेट होगा। अब मुझे एक बात बताओ, मोलर मास के कॉलिगेटिव ये फॉर्मूला अगर इसको माने तो अपना नॉर्मल मोलर मास एसोसिएशन में और डिसोसिएशन में अलग अलग आ रहा था, नहीं आ रहा था? अब मुझे एक बात बताओ, ये आई चेंज होगा नहीं होगा दोनों के अंदर? कैसे होगा, मेरी बात सुनो। वेंट हॉफ ने ये बोला कि भैया जब केमिकल नॉर्मल हो तब तो आप कोई सी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला यूज कर लो। मैं कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले लिख रहा हूं अब, और वो फॉर्मूलेज आपको याद दिलाने के लिए कि वो फॉर्मूले कौन कौन से थे। आपको याद है सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला था हमारा डेल्टा पी इज अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2, इजंट इट? और दूसरा फॉर्मूला था हमारा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, और तीसरा फॉर्मूला था हमारा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम, और चौथा फॉर्मूला था हमारा पाई इज इक्वल टू सी आर टी। याद आया चारों फॉर्मूले आपको? एवरीवन गॉट इट? ये चारों फॉर्मूले याद आ गए सबको? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, याद है? और ये सारे फॉर्मूले किसके थे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती थी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अब जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही आपने चेंज कर दिए तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले हैं इनमें भी तो चेंज आएगा। इनमें क्यों चेंज नहीं आएगा? आपने तो ये मानकर करा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो हर केमिकल के नॉर्मल है, मगर पार्टिकल्स का नंबर तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से बदल गया है। एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं और डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो दोनों में क्या होगा? इन फॉर्मूलों में चेंज आएगा, और उस चेंज को कैलकुलेट करने के लिए कौन आया? वेंट हॉफ आया। यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई हो तो बोलो। एवरीवन गॉट इट? हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें हमारे पास बहुत टाइम है। हमारे पास बहुत टाइम है। अभी आप लोग पूजा पाठ थोड़े कम कर रहे हो, चढ़ावा कम चढ़ा रहे हो, मिठाइयाँ कम चढ़ा रहे हो भगवान को, तो भगवान भी क्या आराम से लॉकडाउन लगा के ही छोड़ेगा आपको। तो इसलिए हमारे पास बहुत टाइम है। अगर टॉपिक थोड़ा सा भी कहीं कंफ्यूजन हो तो आराम से बोलो, मैं रुक कर वो चीज़ समझा दूंगा आपको। यू कैन टेक योर टाइम। क्यों? क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट वो पार्ट है जहां से 1 क्वेश्चन एवरी टाइम सीबीएसई में पूछा जाता है। 1 क्वेश्चन सीबीएसई एवरी ईयर। तो इसलिए अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो इससे पूछ लो, यहां पर कोई दिक्कत हो तो बोलो। यहां तक समझ में आ गया? दोनों को क्या
क्या चीज ये? हाँ वो तो अभी रिलेट करना तो मैं बताऊंगा आपको। तो ये समझ में आया नहीं आया, यहां तक बात समझ में आई नहीं आई, है ना? अब सुनो, रिलेट तो मैं करके बताऊंगा आपको। देखो सुनो, ये वेंट ऑफ फैक्टर क्या कह रहा है कि ये वेंट ऑफ फैक्टर कह रहा है नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, तो मान लो ये जो ऑब्जर्व्ड और नॉर्मल मोलर मास है वो हमने कैलकुलेट किया, तो ऑब्जर्व्ड और नॉर्मल मतलब कैलकुलेटेड, इजंट इट? तो हमने क्या किया, यहां पर जो है ऑब्जर्व्ड जो है, ये ऑब्जर्व जो है ना, वो एक तरीके से याद रखने का तरीका इसका ये है कि ये एबनॉर्मल वाला है। ऑब्जर्व वाला क्या है? एबनॉर्मल वाला है। अब मेरी एक बात बताना, एसिटिक एसिड का एबनॉर्मल मोलर मास कितना आता था एवरीवन? कितना आया था एसिटिक एसिड का? एक्चुअल मास तो था 60, हाँ बिल्कुल, और एबनॉर्मल कितना था? 120, और एक्चुअल था 60। तो नॉर्मल मोलर मास तो होता है 60 और एबनॉर्मल होता है 120। अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा? आई की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 आएगी, नहीं आएगी? तो मैंने यही तो बोला था कि एसिटिक एसिड में नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाते हैं। तो देख लो, नंबर ऑफ पार्टिकल घट गए, इसलिए वेंट ऑफ फैक्टर भी घट गया। घटा नहीं घटा? डिक्रीज 1 हुआ 1 से। अच्छा, इसका जस्ट उल्टा करें अपन केसीएल के लिए, सपोज केसीएल के लिए, और केसीएल में नॉर्मल मास कितना आता था? नॉर्मल मास आता था 74.4, और जो एबनॉर्मल था वो कितना था? एबनॉर्मल था 37.25, इजंट इट? हाँ, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 2, अप्रोक्सीमेटली 2, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2, इजंट इट? तो यहां देखो, ये तो आया 2 ट्वाइस। क्यों? क्योंकि केसीएल में क्या होता है, के प्लस और सीएल माइनस में डिवाइड होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो रहे हैं, इसलिए आई की वैल्यू भी डबल हो रही है। और यहां पर ये हाफ हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं एसिटिक एसिड के, तो इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे फर्क पड़ रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल पे फर्क पड़ रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ रहा है, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ रहा है, तो यहां पर ये जो प्रॉपर्टीज होंगी ये भी चेंज होंगी। अब मेरी एक बात सुनना, आपने मान लो फॉर एग्जांपल आपने ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकाला फॉर एसिटिक एसिड। क्या निकाला? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकाला फॉर एसिटिक एसिड। तो आपने तो एसिटिक एसिड की ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये निकाला था मोलर मास कितना लेकर? 60 लेकर। आपने तो 60 से निकाला होगा ना, क्योंकि एसिटिक एसिड का एक्चुअल मास तो 60 होता है, इजंट इट? सब एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरी बात को? क्या आपने जो कैलकुलेशन किया होगा यहां मोलेलिटी के अंदर 60 डाला होगा मोलर मास, एवरीवन? है ना? तो मोलर मास आपने 60 लेकर कर दिया तो वो तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मोलर मास 60 वहां पर 60 नहीं है, एक्चुअली में वो जो मास है वो कितना है? 2 कंबाइंड हो रहे हैं वहां पर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बदलेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बदलेगी, मतलब डेल्टा टीबी की वैल्यू भी बदलेगी। तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने बदले, वो जो एसोसिएशन हुआ एसिटिक एसिड में, उसमें इस डेल्टा टीबी में कितना चेंज आया, इसको कैलकुलेट करने के लिए अलग से वेंट ऑफ ने एक फैक्टर दे दिया कि आप ये डेल्टा टीबी जो है इस मास से जो निकाला वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड में तो एसोसिएशन है भैया, उसका मास तो 120 है, आपने 60 लेकर कर दिया। तो या तो ये मास चेंज करो या फिर वेंट ऑफ फैक्टर से इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दो ताकि एक्चुअल डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाए। तो अब यहां पर क्या हुआ कि भैया हम है ना, मेरी बात को समझना, हम अपन क्या है, अब क्या करेंगे कि हर मॉलिक्यूल का मास तो बदलने से रहे, हर जगह पर मास आधा या डबल करने से रहे। तो वेंट ऑफ साहब ने एक सीधा सा रास्ता बता दिया। वेंट ऑफ साहब ने क्या बोला कि भैया ऐसा करो कि एक फैक्टर बना देता हूं मैं, उस फैक्टर को सारे फॉर्मूलों से मल्टीप्लाई कर दो ताकि डायरेक्ट ही आपको कोई चेंज ना करना पड़े, सारे फॉर्मूले वैसे के वैसे ही, मगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन जिस भी सॉल्ट में हो
जब भी आपको ऐसा सोल्ट दे दिया जाए जहां पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रही हो, तो बस आप आई वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। और अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रही है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बात समझ में आई नहीं आई? यहां तक नहीं आई हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत टिपिकल बात है, इतनी आसान नहीं है। गॉट इट? दोबारा से सुनो, अगर नहीं आई हो तो बोलो। एसोसिएशन, एसोसिएशन डिसोसिएशन, बेटा ये केमिकल नहीं बेटा, ये केमिकल्स का नेचर देखा गया है। एक्चुअली में क्या है, हमने केमिस्ट्री में देखा कि बहुत सारे केमिकल्स बिहेवियर ही ऐसे करते हैं। जैसे एसिटिक एसिड का बिहेवियर है ये कि वो दो दो मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। आप एसिटिक एसिड लो गिलास में, अरे घर में यूज होता है, तो ये तो अचार में डलता है, वो सिरका है, इसका सिरका। तो ये जो सिरका है वो अचारों में डलता है। तो ये आप लो तो आप देखोगे कि दो मॉलिक्यूल अपने आप ही ये जुड़े रहते हैं पहले से ही। तो एसोसिएशन तो इनका नेचर है। कुछ केमिकल्स का एसोसिएशन नेचर है और कुछ केमिकल का डिसोसिएशन नेचर है। जैसे KCl टूट जाता है, आप सॉल्यूशन बनाओ इसका, उसमें ऑटोमेटिकली K+ और Cl- में ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। बात समझ में आई? एवरीवन? अब देखो, अब ये वेंट ऑफ फैक्टर हमारे पास आ गया, तो हम क्या करेंगे, इस वेंट ऑफ फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे सारे फॉर्मूले से, तो हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा फॉर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो अब वो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं मैं कि इन सारे फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मैं आपको, लिख लेना ये सारी चीजें। आई विल सेंड अ स्क्रीनशॉट। जितने भी फॉर्मूले हैं हमारे, उन सब का हमारा आई जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे फॉर्मूलों में। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M के आगे लग जाएगा वेंट ऑफ फैक्टर, और डेल्टा TF में भी I आगे लग जाएगा, और पाई के अंदर भी I आगे लग जाएगा। मगर ये फॉर्मूले कब यूज होंगे? जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगी, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास के लिए यूज करेंगे इसको। बात समझ में आ गई? गॉट इट? बेटा देखो, दो कंपाउंड तो मैंने आपको अभी बता दिए, KCl एंड एसिटिक एसिड। अब इन पे आ जाए तो वो तो कर ही दोगे आप, NCERT में इन पे ही दे रखा है दोनों पे। अरे मेरी बात तो सुनो, ये दो तो आपको पता लग ही गए, लग गए नहीं लग गए, है ना। अब एक सेकंड रुको, मैं आपका वो कंफ्यूजन भी दूर करता हूं। देखो, वो अगला ही टॉपिक है हमारा, मगर वो अब टाइम कम बचा है, तो अपना नेक्स्ट लेक्चर में हो पाएगा। 40 मिनट होने वाले हैं, 9 मिनट बचे हैं, बस 8 मिनट बचे हैं। चलो वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। एक्चुअली में क्या है, वो हमें ना ऐसे पता लगेगा कि वो मतलब एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, या तो क्वेश्चन में ही वो वर्ड बोल देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन में कैसे बोलेगा वो। जैसे कंपाउंड क्या, वो आपको कोई क्वेश्चन देगा, जैसे मान लो वेपर प्रेशर, सपोज ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.75 एटमॉस्फेयर ऑफ KCl। अब KCl आ गया तो आपको पता है क्या एसोसिएशन होगा। मगर आपको उसने दे दिया कैल्शियम क्लोराइड, सपोज CaCl2, जैसे आपको दे दिया CaCl2, और आपको उसने बोल दिया, आगे वर्ड बोल दिया एसोसिएशन, तो फिर आपको एसोसिएशन से करना है। और अगर उसने बोल दिया इसी दूसरा कंपाउंड देखकर, मान लो उसने बोल दिया NaCl। अब NaCl का नेचर है, आपको पता है, नमक को पानी में घोलते हैं तो वो ये किस में ब्रेक डाउन होता है, पता है ना सबको।
हाँ Na और Cl में, तो ये क्या क्या यूज करेंगे इसके लिए? डिसोसिएशन, इजंट इट? होगा नहीं होगा? ये है बात, समझ में आई? अच्छा सर, आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सब जगह इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे क्या आई की वैल्यू? यही वाला फॉर्मूला डाल के, ये वाला नॉर्मल मास अपॉन नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, बार बार यही फॉर्मूला डालेंगे क्या? नहीं 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 नहीं। अब देखो, यहां पर हमें ना एक फैक्टर और है जिसे मुझे आपको सिखाना है, वो कहलाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता है ये NaCl कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा सोल्ट है? आप पानी में घोलो, ये दो आयंस में हाथों हाथ ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जब कोई सॉल्ट आयंस में हाथों हाथ ब्रेक डाउन हो जाए तो उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जब कोई सॉल्ट ब्रेक डाउन ना हो आयंस में तो उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये बात समझ में आई नहीं आई? मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग भी बता देता हूं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है वो केमिकल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करे। अब वो मदद कब करेगा? जब आयन बनाएगा, क्योंकि आयन ही तो फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। तो आयन ही नहीं होंगे तो क्या इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसे बोलेंगे जिसके पास आयन्स होंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो आयन नहीं बनाएगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आई? गॉट इट? चलो, अब यहां पर ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई, मगर एक आई का वेंट ऑफ फैक्टर का इन साइंटिस्टों ने एक फॉर्मूला और दिया, और वो फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं। मगर वो फॉर्मूला क्या है? ये नॉर्मल मोलर मास जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो अगर इसी फॉर्मूले को अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखेंगे ना तो उल्टा हो जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ऊपर आ जाएगी फॉर ऑब्जर्व, मतलब नॉर्मल मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये रिलेशन होता है। तो इसकी वजह से, इनवर्स प्रोपोर्शनल होने की वजह से, तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर आती है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये फॉर्मूला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में हो जाता है। ये आई का फॉर्मूला हो गया इन द फॉर्म ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यह उतार लो जल्दी से, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल। वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो, क्योंकि 3 मिनट बचे हैं हम पर। और 3 मिनट में अगर कोई क्वेश्चन हो आपका इससे रिलेटेड तो वो बोलो। एनी क्वेश्चन? एनीवन? सबको समझ में आ गया? देखो, ऑनलाइन क्लास में एक बहुत बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है, अंजलि, आशीष, प्रणय, राघवी, शादमान, श्रीदेव एंड योगेंद्र, सारे सुन लो। ऑनलाइन क्लास की एक विडंबना है कि ऑनलाइन में क्या है कि रूबरू नहीं होते ना, तो वो चीज जो बताना या देना चाहते हैं ना वो पूरा नहीं दे पाते हैं। तो एक लिमिटेड टाइम होता है और एक लिमिटेड जगह होती है, स्पेस होती है, जिसके दायरे में हमें समझाना पड़ता है। तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है। इसलिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता देना, तो उस चीज को रिपीट कर देंगे। हमारे पास बहुत टाइम है, कोई जल्दी नहीं है। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? चलो, वेरी गुड। तो हम 2 मिनट और हैं, तो 2 मिनट में मैं अगला टॉपिक का हेडिंग डाल देता हूं, आपको बता देता हूं कि हम क्या करने वाले हैं। एक टर्म और है यहाँ पर, आई को कैलकुलेट करने का एक तरीका और है, और वो आई को कैलकुलेट करने का तरीका है आपका
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन की डिग्री कैलकुलेट करेंगे और उसको डिनोट करते हैं अपन अल्फा से। डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। और ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन की डिग्री को कैलकुलेट कैसे करेंगे? बाय यूजिंग वेंट ऑफ फैक्टर। किससे करेंगे इसको? बाय यूजिंग आई, वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर का यूज करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मगर इसमें इक्वेशन लिखना आपको मैं सिखाऊंगा, जो कि एक लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, और वो हम कल करेंगे। गॉट इट? अब यहां पर जो मैंने कराया है आपको, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन में लिख रहा हूं। और वो पहला क्वेश्चन है, एक तो ये पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल मोलर मास। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है छोटे क्वेश्चंस में, व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल मोलर मास, गिव एग्जाम्पल। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर, ये क्वेश्चन आता है। बस ये दो क्वेश्चन बनते हैं थ्योरेटिकली तो यहाँ पर, और बाकी कुछ और नहीं। ठीक है, क्लास 40 मिनट होने वाले हैं, ओवर होने वाली है, अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है, मैं क्लोज कर दूं। ओके, वी विल मीट टुमारो। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बेटा। समझ में आ गया ना सबको? कुछ नहीं से कुछ होना बढ़िया है। श्रीदेव समझ गया ना? नहीं समझा तो शादमान रात में समझा देगा। ठीक है, विल मीट। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।